हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनबॉर्न लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी के बीच बहुत ज़्यादा रोमांस हुआ था और वांगजी ने विंग को मार्क किया था एज अल्फा। अब विंग और वांगजी एक दूसरे के लिए परमानेंट हो गए थे, मतलब वो अब एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जा सकते थे। विंग ने भी वांगजी को अपना ओमेगा मार्क कर लिया था और वांगजी ने भी अपना अल्फा विंग को मार्क कर लिया था। उनका ये रोमांस इतना लाउड था, इतना ज़्यादा नॉइज़ी था कि पूरे घर ने सुन लिया था और सुबह सुबह ही सब अपने अपने तरीके से निकल गए थे, एम्बैरेस ना होना पड़े उनको ये सोचते हुए। घर में सिर्फ ग्रैंडपा थे और कुछ सर्वेंट्स थे जो एक दूसरे में कुछ कुछ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, शर्मा रहे थे और इधर उधर जा रहे थे। ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो अपने मन में सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको बहुत जल्द अपना परपोता देखने को मिल जाएगा। वो इसी बात को सोच सोच कर एक्साइटेड हो रहे थे बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ सुबह के 11 बजे वांगजी और विंग उठे। विंग तो उठ गया था, 1-2 घंटे पहले ही वो उठ गया था, लेकिन वांगजी जिस तरीके से विंग को हग करके सो रहा था, विंग का मन नहीं किया कि वो वांगजी से खुद को अलग करे, इसलिए वो वांगजी के साथ ही लेटा रहा। फिर जब वांगजी उठा तो वो तो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ, वो नशे में था, लेकिन उसे याद है कल रात क्या क्या हुआ था और विंग के शरीर में जो बाइट मार्क्स है ना, वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि वांगजी कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। लेकिन वांगजी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी फील कर रहा था क्योंकि विंग के गले में वो बाइट मार्क जिसे वांगजी ने दिया है, विंग अब उसका है। पूरी ज़िंदगी के लिए विंग उसका है, कोई भी विंग को उससे छीन नहीं पाएगा। ये सोचकर ही वांगजी का आँख एकदम खुशी से जल उठा था। खुशी के आंसू आ गए थे उसके आंखों में। विंग वांगजी के आंसुओं को पोंछता है और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, वांगजी क्या हुआ है। वांगजी इमोशनल हो गया था। उसने विंग को हक किया और बोला, नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए वांगजी ने विंग के चेस्ट पर अपना फेस छुपा लिया। विंग को हंसी आ रहा था, वांगजी शर्मा रहा था। अभी कल वांगजी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, इतना ज़्यादा लाउड हो गया था कि विंग वांगजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और आज इतना शर्मा रहा है। फिर विंग वांगजी को उठाता है और अपनी बाहों में लेता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद विंग बहुत ही केयरफुली वांगजी को अच्छे से साफ़ करता है और वांगजी को शावर लेने में मदद करता है क्योंकि वांगजी का बॉडी हालत भी सही नहीं है। उसके बॉडी में भी पेन हो रहा था, वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, उसका लोअर बॉडी बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था, इसीलिए विंग वांगजी को हेल्प कर रहा था। फिर विंग ने भी अच्छी तरीके से शावर ले लिया और दोनों एक साथ रेडी होकर धीरे धीरे नीचे आए। विंग को पहले से ही पता था कि कोई भी घर में नहीं होने वाला, मतलब ऐसे नॉर्मली उसे पता था क्योंकि सब ऑब्वियसली ऑफिस डे है तो सब ऑफिस गए होंगे, बट उसे कुछ अजीब लगने लगा। नीचे आया, वांगजी को लेकर ही विंग आया और फिर वांगजी और विंग एक साथ ब्रंच करते हैं। अभी ग्रैंडपा अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा देर इधर उधर नहीं भटक पाते हैं। उनका एक डेली रूटीन है, मतलब सुबह उठना और गार्डन में जॉगिंग करना, फिर सबके साथ ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट के बाद जब सब ऑफिस चले जाते हैं तब वो कुछ देर सर्वेंट्स के साथ बातें करने में अपना समय बिताते हैं और फिर कुछ अगर उनको गेम टेम खेलना हो तो खेलते हैं और फिर जाके वो आराम करते हैं जब तक लंच टाइम नहीं होता। लंच टाइम के बाद वो कुछ और काम दाम में लग जाते हैं। वो अभी आराम ही कर रहे थे, इसलिए फ़िलहाल अभी घर का कोई इंसान नहीं था, सर्वेंट्स थे जो वांगजी और विंग को सर्व कर रहे थे, लेकिन उनका फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा ही फ़नी था। सारे सर्वेंट्स बार बार वांगजी को देख रहे थे और विंग को देख रहे थे और वो शर्मा रहे थे। वहाँ पर कुछ ओमेगास थे, कुछ अल्फाज थे। ज़्यादातर ओमेगास जो घर के अंदर सर्व किया करते थे, खाना बनाना, खाना सर्व करना, सबको सर्विस देना, और ये सारे ओमेगास ना ऐसे विंग ने बहुत ही सोच समझ कर इनको रखा था। इनमें कोई भी ओमेगा ऐसा नहीं है जो कि एकदम कम उम्र का है। सारे ओमेगास 13+ है, मतलब उससे ज़्यादा उम्र के ही हैं।
तो सभी विंग और वांग जी को बड़ा ही अजीब तरीके से और गौर से देख रहे थे। वांग जी पहले इस बात को नोटिस नहीं करता क्योंकि उसे बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगा है, इसलिए वो बस खाता रहता है खाना। बट विंग ने पहले से ही इस बात को नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पेट भर के खाना खाने के बाद वांग जी, जिससे अब सोना था, वो अभी भी थका हुआ था, इसलिए विंग वांग जी को लेकर एक बार फिर अपने बेडरूम में आ चुका था। विंग ने वांग जी को पेन किलर खिलाया और फिर वांग जी के साथ वो भी सो गया दोबारा। वो दोनों थके हुए थे, कल रात पूरा रात उन्होंने नाइट एक्टिविटी किया था और फिर सुबह ही सोए थे, तो थकना तो जाहिर है ना। तो दोबारा जब खाना वाना खा के वो सो गए। लंच टाइम में भी वो नहीं उठे थे, एक बारी में शाम के टाइम उठे थे। शाम के टाइम एक एक करके सब घर आ रहे थे। वांग जी, जो अब बहुत बेहतर महसूस कर पा रहा था, वो ठीक से चल फिर भी पा रहा था और उसके सारे जो निशान है ना बॉडी के, वो सब अब नीला नीला पड़ गया था। खैर, वांग जी ने जितना हो सके उतने अपने आप को ढक लिया था, जिससे उसके बॉडी मार्क्स ना दिखे, और ढक कर ही वो नीचे आ गया था। नीचे ग्रैंडपा थे। ग्रैंडपा जो टी पी रहे थे। वांग जी ग्रैंडपा के पास आया और बैठ गया और फिर वो ग्रैंडपा के साथ बातें करने लगा। वो दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर एक एक करके सब घर वापस आने लगे। विंग जो अपने स्टडी में बैठकर कुछ काम कर रहा था, आज वो ऑफिस नहीं जा पाया था और पूरा दिन ऑलमोस्ट वो सोकर ही बिता चुका है, इसलिए वो अब भी कुछ काम कर रहा है जो उसके सेक्रेटरी ने उसे भेजा है। मतलब 3-4 ईमेल्स है जिन्हें चेक करके विंग को जवाब देना होगा, और कुछ फाइल्स भेजा है घर पर, उनको चेक करके साइन करना होगा। तो विंग वही काम कर रहा था अभी। वांग जी और ग्रैंडपा बातें कर रहे थे। उतने वक्त में सब एक एक करके घर वापस आने लगे। पहले लैन शिचैन वापस आए थे। लैन शिचैन जो सुबह वाली बात को ना वांग जी को देख कर ही उनके दिमाग में आ गया और वो अपनी नज़रों को चुराने लगे, लेकिन वो ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए वो चुपचाप आके बैठ गए सोफे पर। अब एक एक करके निये मिंजू, निये हुएसांग, सॉन्ग लैन, शाओ शिनचैन, जियांग चैंग सब वापस आ गए थे, और सबसे आखिर में जियांग फैमिया आए थे। जियांग फैमिया जो आते वक्त कुछ स्वीट्स लाए थे वांग जी के लिए। वांग जी को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो वो आकर ही उन स्वीट्स को वांग जी के पास दे देते हैं। वांग जी तो इतना खुश हो गया कि वो वहीं पर बैठ के खाने लगा। एक स्वीट को वो अपने मुंह में पूरी तरीके से घुसा लेता है और सबकी तरफ देखता है। सबका नज़र वांग जी पर था। सबकी नज़रों को देखकर वांग जी ने सबको एक एक स्वीट्स दे दिया, क्योंकि सबका नज़र वांग जी पर नहीं था, स्वीट्स पर था, जिसे देखकर ग्रैंडपा और जियांग फैमिया हंस उठे थे। उनका घर सच में घर लगने लगा था वांग जी के आने के बाद। सब बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और एक फैमिली वाला फील आता है उन्हें। लेकिन अभी तक जिंगी वापस नहीं आया है। वांग जी ने इधर उधर देखा और पूछा, जिंगी क्यों नहीं आया? जियांग चंग ने जवाब दिया, जिंगी आ रहा है। एक्चुअली में आज जिंगी का कुछ स्पेशल क्लास था, उसे लेने के बाद जिंगी आ रहा है। गार्ड्स गए हैं जिंगी को लाने के लिए। जिसे सुनकर वांग जी ने ओ कहा, आज कोई स्पेशल क्लास था क्या? वांग जी को तो नहीं पता। जिंगी के आने के बाद वांग जी जिंगी से पूछ लेगा। वांग जी ने अपने मन में ये सोच लिया था। उतनी देर में जिंगी भी आ चुका है। जिंगी वांग जी के पास बैठता है और अपनी टेढ़ी नज़रों से बार बार वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी को लगा कि जिंगी भी सबकी तरह स्वीट्स के लिए ही उसे घूर रहा है, इसलिए वांग जी ने जिंगी को स्वीट्स दिया। लेकिन जिंगी ने स्वीट लेने की बजाय वांग जी के कॉलर को थोड़ा सा अपने हाथों से खींच दिया। वांग जी घबरा गया। उसने अपने कॉलर को अपने हाथों की मुट्ठी में कस लिया और जिंगी से कहा, जिंगी क्या कर रहे हो? जिंगी ने अपना मुंह एकदम बच्चों की तरह फुलाते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? सच में कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया और आज पूरा दिन मेरा कहीं पर भी मन नहीं बैठा। तुम लोग इतने लाउड क्यों हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या यहाँ पर सारे लोग सिंगल है? उतने में विंग भी नीचे आ रहा था। जिंगी के बातों को सुनकर वो एकदम सीढ़ियों में खड़ा रह गया और वो जिंगी को देखने लगा। लेकिन जिंगी, उसने विंग को नोटिस नहीं किया। अगर नोटिस करता तो वो शायद इतना ज़्यादा नहीं बोल जाता। वांग जी को पहले समझ नहीं आया जिंगी के बातों का मतलब, इसलिए उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो जिंगी? जिंगी ने कहा, अब इतना इनोसेंट क्यों सज रहे हो? हाँ, क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आया? तुम लोगों को इतना तो याद रखना चाहिए था ना कि डैड और ग्रैंडपा भी सिंगल है। ये सुनते ही ग्रैंडपा गुस्सा हो गए और जियांग फैमिया खांसने लगे। सीरियसली
सीरियसली ये उनका पोता है। ये जियांगचंग जैसा क्यों है? बट बेचारा वांग जी, उसे तो अभी भी समझ नहीं आया था। वांग जी अब फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा, जिंगी तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वांग जी की बातों को सुनकर सब वांग जी को देख रहे थे। क्या सच में वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा? शायद सच में नहीं आ रहा है, क्योंकि वांग जी का एक्सप्रेशन बहुत ही इनोसेंट वाला था। अब जियांग फैमिया खांसते हुए उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, डिनर टाइम में बुला लेना मुझे। ये कहते हुए वो उठकर चले गए। ग्रैंडपा, जिन्हें पता है कि अब यहाँ पर बहुत ही गहराई के साथ कल रात के बारे में बातें होने वाला है, जिसे वो अभी सुनना नहीं चाहते। हाँ, वो खुश है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका परपोता आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इन बातों में शामिल होने वाले हैं। इसलिए वो भी उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे भी डिनर टाइम में बुला लेना। ये कहते हुए ग्रैंडपा भी चले गए। वांग जी उन दोनों को जाते हुए देखता है, ग्रैंडपा और जियांग फैमिया को। फिर वांग जी अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, ओफो जिंगी, तुम पागल हो क्या? तुमने देखो डैड को और ग्रैंडपा को भगा दिया यहाँ से। वो यहाँ से गए क्यों? और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? उतने में विंग नीचे आ गया था। विंग को देखकर अब सॉन्गलैंड बोल उठा, विंग यार, तुम्हें तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था ना। हम सिंगल है। कल रात हमको इतना ज़्यादा ये महसूस हुआ कि हम सब सिंगल हैं, हम सबको भी पार्टनर चाहिए। विंग ने एक डोंट केयर भाव लेकर सोफे पर बैठते हुए कहा, तो फिर अपना अपना पार्टनर लेकर आ जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है तुम लोगों को शादी करने के लिए, कर लो शादी। ये सुनकर जियांगचंग ने कहा, मैं तो तैयार हूँ भाई, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है कोई। वांग जी, जिसे कुछ देर पहले तक तो समझ नहीं आ रहा था कि जिंगी क्या बोल रहा था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि यहाँ पर क्या बातें हो रहा है। जिसे समझ में आते ही वांग जी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो वहाँ से उठना चाहता था, लेकिन जिंगी ने वांग जी का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया और बोला, तुम यहाँ से उठ नहीं सकते वांग जी, बैठो। वांग जी, जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था, उसे यहाँ से उठना है। यार, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, उसके साथ ऐसा क्यों होता है? उससे पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में? उसे भी भाग जाना चाहिए था यहाँ से, जैसे ग्रैंडपा और डैड गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। अब सॉन्गलैंड हंसते हुए कहता है, ओ गॉड विंग, अब तुम्हें अपना कमरा साउंड प्रूफ बना लेना चाहिए, वरना ऐसे चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। विंग ने कहा, हाँ मैंने भी सोचा है, कल ही लोग आएंगे साउंड प्रूफ करने के लिए। तभी नी मिंजू कहते हैं, सीरियसली इस विला में हम सब इतने दिनों से रह रहे हैं, मतलब हम सब बचपन से ही इस विला में रह रहे हैं, लेकिन कभी भी हम सबको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इस विला में कोई साउंड प्रूफ रूम है ही नहीं। हम सब मतलब क्या हम इतने गधे हैं? हमें पहले क्यों नहीं ये समझ आया कि इस विला को साउंड प्रूफ करना चाहिए। नी मिंजू की बातों को सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंस उठे थे। वांग जी को बड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ। अब उसने बस जिंगी से खुद का हाथ छुड़ा लिया और वहाँ से दौड़ के अपने कमरे में चला गया। विंग ने बस वांग जी को जाते हुए देखा, वो उठा नहीं। वांग जी के पीछे पीछे जिंगी भी चला गया। वो क्यों बैठेगा यहाँ पर ये सारे दोस्त अब बहुत ऊपर लेवल के बातें करने वाले हैं जो जिंगी को नहीं सुना। उसे तो अभी वांग जी को परेशान करना है, ये सोचकर ही वो वांग जी के पीछे पीछे चला गया था। और वांग जी और जिंगी के जाते ही सब ने विंग को घेर लिया था और दोस्तों वाली बातें शुरू हो गया था। सब विंग को परेशान कर रहे थे और विंग परेशान हो भी रहा था। दूसरी तरफ हमें वैन विला दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा वैन रोहान एक दूसरे के सामने बहुत ही गंभीर होकर बैठे हुए थे। ग्रैंडपा वैन कहते हैं, खबर पक्का है? वैन रोहान कहते हैं, एकदम, वो लान वांग जी है। वो बच कैसे गया? उसे तो मर जाना चाहिए था ना। अगर उसके बचे रहने का खबर उन लोगों तक पहुंच गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों का इतने दिनों का मेहनत, हम लोग इतने दिनों से जो नफ़रत बो आ रहे हैं, जो नफ़रत को हम मिटने नहीं दे रहे हैं, वो एक पल में मिट जाएगा। ये सुनकर ग्रैंडपा वैन कहते हैं, नामुमकिन, ये नफ़रत कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। ये नफ़रत उन दोनों परिवारों को जलाकर राख कर देगा। जब तक ये नफ़रत उनको जलाकर राख नहीं कर देता, तब तक मैं इस नफ़रत को मिटने नहीं दूंगा।
वैन रोहान कहते हैं मुझे भी पता है, लेकिन डैड हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी उनके पास लान वांगजी है, विंग लान वांगजी को इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा और हम इस वक्त विंग के साथ किसी तरीके से जीत भी नहीं पाएंगे क्योंकि विंग का पावर हमसे ज़्यादा है। ग्रैंडपा कहते हैं हम वही करेंगे जो कई सालों पहले किया था, एक बार फिर वही होगा जो कई सालों पहले हुआ था, एक बार फिर उसके साथ जो हुआ था वो दोहराया जाएगा, एक बार फिर नफ़रत का बीज बोया जाएगा और इस बार इस बीज को बोते ही दोनों फैमिली एक दूसरे को मार देंगे, पूरी तरीके से तबाह कर देंगे और साथ में हमारा रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यह सुनकर वैन रोहान कुछ देर अपने डैड को देखते रहते हैं और फिर उनके चेहरे पर एक शैतानी वाला हंसी आ जाता है। ग्रैंडपा वैन कहते हैं जल्द से जल्द सारा इंतज़ाम करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उन लोगों को पता चलने दिए बिना ही ये काम करना होगा, ज़्यादातर विंग से, उससे सावधान रहो। वैन रोहान ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने डैड के सामने से उठकर चले गया। अब ग्रैंडपा वैन जो अपने आँखों को बंद करके अपने इजी चेयर पे अपने पूरे बॉडी को लीन कर देते हैं और अपने मन ही मन कहते हैं मैं उन दोनों परिवारों को ख़त्म कर दूंगा, एकदम ख़त्म। उनकी वजह से मैंने अपना सबसे कीमती चीज़ खोया है, अपनी बच्ची को खोया है। ये कहते हुए ग्रैंडपा वैन गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, और इस गुस्से से वो सबको जलाकर राख करना चाहते हैं, सबको। दूसरी तरफ कुछ दिन ऐसे ही बीत गया था। विंग और वांगजी प्रॉपर हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग गए थे। विंग ने पहले तो सोचा था कि वो वांगजी से दूर दूर रहेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। मतलब थोड़ी ना होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर कैसे रह सकते हैं। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर रहना पड़े तो वो अलग बात है। लाइक अगर हस्बैंड वाइफ दूर दूर रहते हैं, अगर हस्बैंड काम के सिलसिले में अलग जगह रहता है या फिर वाइफ अलग जगह रहती है तो एक बात है, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक साथ एक ही कमरे में रह रहे हैं और उनके बीच बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो कैसे एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। वही विंग और वांगजी के साथ भी हो रहा था। वांगजी जहाँ विंग के साथ अपना एक अलग ही संसार सजा रहा था, जहाँ पर बस खुशियाँ और खुशियाँ था, साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहा था। वो कॉलेज जा रहा था और उसका दिन बहुत अच्छे से बीत रहा था, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका था। बोलते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। एक दिन वांगजी और जंगी कॉलेज गए और क्लासेस अटेंड किया। क्लासेस अटेंड करने के बाद जब कॉलेज में छुट्टी हुआ ना, तब वांगजी और जंगी डेली की तरह कॉलेज गेट के सामने आके खड़े हो गए। अभी सब कामों में बिजी है, मतलब अभी जियांग चंग भी रेगुलर ऑफिस जाने लगा है और सारे लोग ऑब्वियसली ऑफिस जाते हैं, अपने अपने कामों में जाते हैं। इसीलिए अब ये जिंगी और वांगजी को घर के गार्ड्स ही कॉलेज से पिक करते हैं और कॉलेज में ड्रॉप करते हैं। तो अभी भी जिंगी और वांगजी खड़े हैं उनका कार आने के इंतज़ार में, लेकिन तभी उनके सामने एक ब्लैक कलर का बड़ा कार आया, जिसमें से 2-3 इंसान इतनी जल्दी निकले कि वांगजी और जिंगी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उन 2-3 इंसानों में एक इंसान ज़ोर से जिंगी को धक्का देता है, जिससे जिंगी बहुत दूर जाके एकदम छिटक के गिर जाता है। उसी के हाथ में और पाँव में चोट भी लग गया था। उसने चोट के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर जाके अपनी आंखों को खोला। जिंगी ने देखा कि वो लोग वांगजी को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे, एकदम ज़बरदस्ती, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो वांगजी को घसीटते हुए उस कार में बिठा रहे थे। वांगजी जो अपनी पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने सारे लोग और सारे अल्फाज थे तो वांगजी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। जिंगी जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कमर में, उसके पाँव में बहुत बुरी तरीके से चोट लग गया था, बहुत बुरी तरीके से, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। वो चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी आगे आके उनको हेल्प नहीं कर रहा था। जिंगी को इतना गुस्सा आया ना कि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जो उनको हेल्प कर पाए, लेकिन सच में कोई नहीं था। कॉलेज के सामने से, इतने सारे लोगों के सामने से वांगजी को लेकर वो कार चला गया था। उसके जाने के बाद मतलब कुछ देर, 1-2 मिनट बाद ही
वांग जी और जिंगी को घर ले जाने वाला जो कार है ना वो आया था और गार्ड्स भी आए थे। गार्ड्स आके तुरंत जिंगी को उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। जिंगी रोते हुए सब कुछ कह रहा है। गार्ड्स तुरंत आसपास ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कार उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो तुरंत विंग को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही विंग को पता चला ना उसके सर के ऊपर जैसे आसमान गिर गया है। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था, उसे पता है ये हरकत किसने किया है, जिससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। विंग ने अपनी मुठ्ठियाँ कस लिया और अपने दांत पीसते हुए कहा, इस बार और नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। ये कहते हुए विंग निकल पड़ा ऑफिस से। विंग ने बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।